हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है कारक। कारक जानेंगे और साथ ही उसकी विभक्तियाँ और प्रसर्ग के बारे में भी जानेंगे। तो जो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कारक और विभक्ति। इसकी विभक्ति या इसी को हम प्रसर्ग भी कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तभी आप कुछ समझ पाएंगे और आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव तभी दे पाएंगे। तो आप इस रिक्वेस्ट को मानिए और उसको पूरा वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। कारक क्या है? तो कारक क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की उसकी क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये जो प्रदर्शित करता है वो कारक कहलाता है। तो ये चलिए हम परिभाषा के रूप में जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त करना। कारक का काम क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त करना। यानी हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को व्यक्त करता है वो कारक कहलाता है। अब एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर कारक ना हो तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो हमारी संज्ञा है या जो हमारा सर्वनाम है, अर्थात जो हमारा कर्ता है, वह उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, वह करना क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है, इसका स्पष्ट पता बिना कारक के नहीं हो सकता। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर, तो राम, रावण, बाण मार दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर इस वाक्य को हम देखें तो क्या है, राम रावण बाण मार दिया, इससे कुछ पता चल पा रहा है कि कर्ता क्या करना चाहता है, अर्थात वो क्रिया कौन सी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, इसका कोई संबंध, यानी राम का या फिर रावण का किसी का संबंध मार देने से कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसी को इस तरह से समझें कि राम ने रावण को बाण से मार दिया, तो क्रिया क्या हुई इसका स्पष्ट पता इस वाक्य से चल गया। तो जो बाकी जो ये शब्द प्रयोग हुए ये हमारे कारक शब्द कहलाते हैं। तो कारक का जो सिंपल जो साधारण परिभाषा है या कारक क्या है, ये आपको अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताए या संबंध व्यक्त करे वो कारक शब्द कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि कारक की विभक्तियाँ क्या है। प्रसर्ग, देखिए, विभक्ति, प्रसर्ग और कारक चिन्ह, ये तीनों एक ही नाम हैं। कहीं भी आपको विभक्ति आए या प्रसर्ग आए या कारक चिन्ह आए, तीनों एक ही नाम है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ध्यान रखेंगे, चाहे वो विभक्ति कहा जाए, चाहे कारक कहा, प्रसर्ग कहा जाए, चाहे कारक चिन्ह कहा जाए। तो हिंदी में अगर हम देखें तो कुल 8 प्रकार के कारक माने गए हैं, यानी 8 जो प्रसर्ग विभक्ति है, कारक या कारक चिन्ह है, वो 8 माने गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि कितने कारक हैं, कौन कौन से हैं और उनके चिन्ह क्या हैं और उनका प्रयोग क्या है। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह को जानने के लिए। देखिए, हमारे जो कारक होते हैं वो कुल 8 बताए गए हैं। कुल हमारे जो कारक हैं वो 8 बताए गए हैं हिंदी में। अब इन 8 कारकों को हम जानते हैं कि कारक कौन कौन से हैं और उसकी कौन कौन सी विभक्ति है या उसके कौन कौन से कारक चिन्ह हैं। ठीक, इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम वाक्य
में बनाते हैं और उसका संबंध हम समझते हैं कि संज्ञा या जो सर्वनाम है उसका क्रिया के साथ क्या संबंध हो रहा है। तो जैसे हमारा पहला कारक है वो है कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह है ने। फिर दूसरा कारक है कर्म, उसकी क्या कारक चिन्ह है को। करण का से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, लेकिन इसका जो सेंस लेंगे वो हम भाव लेंगे अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वह है का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण है में और पर। संबोधन में आता है हे, अरे, भो, अजी, इस तरह से। देखिए अब हम पहले ये तो हमारे कारक चिन्ह हो गए और ये कारक हो गए और उनके कारक चिन्ह हो गए। ये विभक्ति के अनुसार 8 विभक्तियों के अनुसार ये वर्णित हैं। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं विभक्ति के प्रकार। तो देखिए अगर विभक्ति के प्रकार तो 2 प्रकार से विभक्ति होती है हमारी। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। जो विभक्तियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। तो विभक्ति एक तो हमारी हो गई संश्लिष्ट, ठीक है, पहली जो विभक्ति है संश्लिष्ट, और दूसरी जो विभक्ति है वो है विश्लिष्ट। अब संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है और विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखिए संश्लिष्ट विभक्ति वो होती है जो सर्वनाम शब्दों के साथ है, यानी ये सर्वनाम के साथ होगा। जो सर्वनाम के साथ प्रयोग हो वो संश्लिष्ट होती है। जैसे आपका, है ना, ये कैसा शब्द है, सर्वनाम का शब्द है। इसमें क्या होता है का वर्ड, का वर्ड का जो का शब्द का जो भाव है वो उसमें लगा रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं संश्लिष्ट विधि। इसमें का या आपका हो गया का, या इनको, इसमें को। तो स्पष्ट रूप से हम ये कहें कि जो विभक्ति सर्वनाम के साथ प्रयोग होती है वो संश्लिष्ट विभक्ति होती है, उसमें को या का भाव होता है। और जो संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हो वो विश्लिष्ट होती है, यानी ये संज्ञा के साथ आती है। ठीक, तो विभक्ति के प्रकार भी हो गए संज्ञा के साथ। जैसे इसमें अलग होगा, इसमें क्या है, आपका में का अलग एक ही में था, इनको में को एक ही में था, लेकिन इसमें जैसे राम का ये अलग होंगे, ठीक है, मोहन का ये अलग होते हैं। तो विभक्ति के जो प्रकार थे ये भी हम लोगों ने जान लिया, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट सर्वनाम के शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं और विश्लिष्ट संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। अब हम आते हैं कि एक एक जो कारक चिन्ह हैं उनका सेंटेंस में वाक्यों में क्या प्रयोग है और कैसे इसको हम करते हैं, किस रूप में इनका प्रयोग होता है वो जानते हैं। तो कर्ता कारक, अब कर्ता कारक के बारे में जाने तो कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक बताता है कि कौन सी चीज़ जो मतलब सब, अगर वाक्य के भेद को देखें तो सबसे पहला हमारा वही होता है क्या, वाक्य के भाग अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले क्या है, कर्ता और विधेय। तो कर्ता क्या करता है, वह किसी कार्य को संपादित कर रहा है, वह किसी कार्य को संपादित कर रहा है, यानी वो कार्य का कर्ता का सीधे संबंध उस क्रिया से है। अब जैसे इसमें कर्ता कारक में अगर हम देखें तो राम खाना खाया, तो क्या है यहाँ पे भाव क्या है, राम ने खाना खाया, भाव क्या आएगा, राम ने खाना खाया। तो ये हमारा यानी जब कर्ता कारक का संबंध सीधे उस क्रिया से हो रहा है, यानी इसको इंगित कर रहा है, वहाँ पे हमारा कर्ता कारक प्रयोग होता है, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है। अब कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक का जो हमारा कारक चिन्ह है वो है को। यहाँ पे यानी जो कर्म कारक आएगा वो उसमें छिपा होगा, कर्म कारक उसमें छिपा होगा। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, राम ने मोहन को पुस्तक दी। अब देखिए कर्ता कारक क्या है, राम,
राम ने किसको पुस्तक दी? मोहन को दी। किसको दी? मोहन को। तो ये जो को है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट के साथ यानी ये कर्म के साथ प्रयोग हो रहा है। कर्म के साथ प्रयोग हो रहा है तो वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, कर्ता कारक ने, अकर्म कारक को, यानी जो कर्ता द्वारा जो कार्य किया गया किसको किसके प्रति किया गया वो हमारा कर्म कारक हो गया। अब हमारा आता है करण यानी से। ये जो इसका जो हमारा कारक चिन्ह है करण का वो क्या है? से। यानी अब किसके माध्यम से कार्य जो किया जा रहा है वो से प्रदर्शित करता है ना। अब करण कारक के लिए हम जाने कि करण कारक का जो हमारा कारक चिन्ह है वो से है, यानी वो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का एक माध्यम बनना है, यानी जो माध्यम प्रदर्शित करेगा वो करण कारक होगा। अब करण कारक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब जैसे देखिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। अब देखिए ये इसका क्या है? इसका सीधे इससे संबंध है ना, यानी से इसके किससे? मुझसे। ये इसका करण कारक का यही मुख्य रूप से यही कार्य है कि वो क्रिया के से जो संपादित होगा वो उसी संबंध को व्यक्त करेगा। और एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी जो राम वाला एग्जाम्पल हमने लिया था वो सबसे सुटेबल है। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा था? बाण से। तो ये जो संबंध है यही दर्शाता है कि किसके द्वारा कार्य किया गया तो उसका माध्यम क्या था, ये करण कारक प्रदर्शित करता है। अब अगला आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो योग हमारा कारक चिन्ह है वो है को या के लिए। अब इसमें क्या होता है? किसके लिए कार्य किया जा रहा है उससे संबंध होता है। जैसे या इसके कहें जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए वो हमारा संप्रदान कारक होता है। अब इसके एग्जाम्पल से हम लेते हैं। जैसे पिता ने बेटे को रुपया दिए या रुपए दिए। पिता ने बेटे को रुपए दिए। अब किसको दिए या किसके लिए लाए? या पिताजी बाजार से फल लाए, बच्चों के लिए फल लाए, तो वो जो हो गया बेटे को, वो संप्रदान कारक। ठीक है, यानी किसके लिए कार्य किया जा रहा है वो हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब अपादान कारक जिसका हमारा जो कारक चिन्ह होता है वो से, यानी ये बताता है कि किससे हम अलग हो रहे हैं, किसी से चीज़ से अलग हो रहे हैं। जैसे मोहन स्कूल से घर आया। तो क्या है ये स्कूल से? देखिए से दो जगह है, एक करण में है और एक अपादान में है। तो दोनों में अंतर क्या है? से एक माध्यम बनता है कि किसके द्वारा कार्य किया गया, किस माध्यम से, और जो अपादान का जो से बताता है कि हम उस चीज़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ मोहन क्या हो रहा है? स्कूल से अलग होकर घर पहुँच रहा है ना। तो ये अलगाव प्रदर्शित करता है तो अपादान कारक होता है। समझ में आ गया? अब अगला हमारा जो कारक है वो है संबंध कारक, जिसकी जो विभक्ति या पसर्ग या कारक चिन्ह है वो है का, के, की। ठीक है, संबंध कारक हमारा का, के, की बताता है। संबंध कारक में से नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है ना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है। जैसे चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसका एग्जाम्पल। जैसे उसका बेटा मेधावी है। अब यहाँ क्या है? का, ये जो का शब्द है यानी उसका बेटा, यानी अब ये शब्द इससे का क्या कह रहा है
कि उसके मतलब उसके पिता से, उसके बेटे से संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, वो हमारा संबंध कारक हो गया। ठीक। अब अधिकरण, इसमें में और पर, इसके परसर्ग हैं। अधिकरण में क्या होता है, इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है। इसको हम इस विभक्ति में क्रिया के आधार का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो ये जो पर, किस पर, पेड़ पर क्या कर रहा है, बैठा है। तो इसमें इस क्रिया का आधार है। अगर यह शब्द निकाल दिया जाए तो उस क्रिया से उससे कोई संबंध ही प्रदर्शित नहीं होगा। तो अधिकरण क्या करता है, उससे पेड़ से उसका संबंध प्रदर्शित, मतलब इससे क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। इस क्रिया का आधार, इसको कुल मिला के हम कह सकते हैं, ये क्रिया का आधार जो होता है वो हमारा अधिकरण होता है। अब संबोधन, अब संबोधन वाले शब्द, इसके जो विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह होते हैं, हे, अरे, भो, जो वाक्यों में जो अधिकतर शुरुआत में ही लगे होते हैं। अब जैसे इसके वाक्यों को हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, क्या है, अजी सुनते हो, तो क्या हो गया, ये संबोधन हो गया, यानी किसी चीज़ को बुलाया जा रहा है। जैसे अरे तुमने यह क्या कर दिया, ठीक है, या हे भगवान, इस तरह से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे संबोधन से अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कारक और उसकी विभक्तियों के बारे में जानकारी कर ली है, चर्चा कर लिया है। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।